हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। आज मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए जो उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला है 4-5 दिन में, ठीक है, उसका मैं संपूर्ण एनालिसिस करूंगा। यह एनालिसिस मैं पूर्णतः अपने अनुभवों के आधार पर या जो भी मुझे आपके पास सोर्सों के माध्यम से कहिए या कहीं से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर बहुत लोगों से बात करने के बाद, ठीक है, उसके आधार पर यह मैं आप आज बोर्ड का एनालिसिस लेके आया हूं। इसमें बच्चों मैं आपको यह बताऊंगा क्या इस बार कॉपियां जल्दीबाजी में चेक हुई हैं, क्या आपके मार्किंग में उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नंबर एक। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट में नंबर 1 आने के लिए हाई स्कूल और 10th में अलग अलग कितनी परसेंट चाहिए होगी, और मेरिट में आने के लिए बच्चे को कितनी परसेंट के आसपास चाहिए होगी, और आपके पास 12th पास आउट हो जाएंगे बच्चे, उनको क्या करना चाहिए। 10th पास जो बच्चे होंगे उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, और स्ट्रीम के साथ साथ उनको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, यानी बायोलॉजी लेनी चाहिए या मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, ठीक है। और इन्हीं बातों का मैं आपको पूरा संपूर्ण एनालिसिस करूंगा, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जहां तक है आपका 27 जुलाई या तो 27 या 28 जुलाई में आपके रिजल्ट, अभी कंफर्म डेट नहीं है देखिए, ठीक है। एक रूमर सा चल रहा है कि 27 जुलाई, लेकिन ये कंफर्म अभी ऐसा कुछ है नहीं। जहां तक मुझे, या तो आपके पास 27 जुलाई तक आता है या 30 जुलाई तक आता है रिजल्ट, ठीक है। बोर्ड अपना काम कर रहा है, उसको जैसे वो पूरा काम कर लेगा, ठीक है, वो आपका रिजल्ट देगा ही देगा। क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में देखिए वैसे भी प्रेशर है, रिजल्ट तो अब आना ही है, क्योंकि लगभग आपके इंडिया के लगभग सभी बोर्डों के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, ठीक है, बहुत सारे आपके पास उनने क्या आपके पास एडमिशन फॉर्म भी निकाल दिए हैं कब के, ठीक है। तो शायद उनको तो इस बार यहाँ के बच्चे मिस कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपके पास जो 10th में जो बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया था वो 1,47,588 बच्चे थे, ठीक है। इतने बच्चों ने पेपर दिए थे। अब देखिए क्लास 12th में जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो 1,19,216 बच्चे हैं, ठीक है। इतने बच्चों ने तो पेपर दिए। अब ये आप जो उत्तराखंड बोर्ड के जो पेपर हुए हैं 2 चरणों में हुए हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। पहला चरण यानी लॉकडाउन तक का था, यानी लॉकडाउन लगने से पहले के, और दूसरा जो पेपर छूट गए थे वो 20 आपके पास जून से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब समस्या ये रही कि जो आपके पास ये लॉकडाउन में हाई स्कूल में तो बच्चे छूट गए हैं 716, और इंटरमीडिएट में जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए वो आपके हैं 337। ये बच्चे इसलिए पेपर नहीं दे पाए, ये आपके पास कंटोनमेंट जोन में थे, ठीक है। ये इसलिए पेपर नहीं दे पाए क्योंकि ये कंटेनमेंट एरिया में यानी कंटेनमेंट जोन में थे। तो बोर्ड ने इनके लिए भी रिजल्ट निकाला, यानी जो बच्चा पेपर नहीं दे पाया और कंटेनमेंट जोन में था, तो उसके लिए बोर्ड ने ये जो सीबीएसई ने जो नियम निकाला है, यानी बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज जो इनके छूट गए हैं, ठीक है, उसको उसके आधार पर इनको दे दिया जाएगा। और अगर ये उन नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो रिजल्ट आने के 1 महीने तक बोर्ड को इनने क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। यानी इनको आपके पास मान के चलिए कि 716 जो हाई स्कूल के बच्चे थे, 337 जो थे, इनको बेस्ट 3 आपके पास जो सब्जेक्ट में होंगे उनके एवरेज के आधार पर इनको नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए बच्चों, पहले मैं बात करता हूं कि इस बार रिजल्ट कितना रहेगा 10th का, ठीक है। और इस बार आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो 10th का रिजल्ट रहेगा वो आपके पास और सालों के मुकाबले ज्यादा रहेगा, ठीक है। इस बार मुझे जो लगता है कि 10th का रिजल्ट रहेगा 88% के आसपास। देखिए बच्चों, इस बार जो 10th का रिजल्ट मुझे लग रहा है वो 88% के आसपास रहेगा, ठीक है। +-2 लगा लीजिए, +-2%, ठीक है। तो ये +-2% का मतलब या तो 90 रहेगा या 86 रहेगा, यानी 86 रहने की संभावना कम लग रही है। और इस बार 12th का जो रिजल्ट रहेगा, ठीक है, 12th का मुझे ये लगता है कि आपके पास क्या 85% रहेगा, ठीक है। और +-2% यहां भी मान के चल लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए
अब जो आपके पास 10th का बच्चा होगा, जो स्टेट में नंबर 1 आएगा, ठीक है, स्टेट में जो नंबर 1 आएगा यानी आपके प्रथम स्थान पर आएगा, मुझे ये लगता है कि ये इस बार 98% के आसपास का होगा, 98%। ठीक है, अब 97 हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे ये लगता है 98% का होगा। जो आपके पास ये 10th की बात कर रहा था, और स्टेट में ही जो नंबर 1 आएगा, नंबर 1 आपके पास जो 12th का बच्चा होगा, ठीक है, नंबर 1 12th लिख देता हूं, ठीक है, तो मुझे लगता है 90 आपके पास 7.5% के आसपास होगा। ठीक है, यहां सीबीएसई की तरह 100% आने की संभावना तो नहीं लगती मुझे। ठीक है, 97.5% के आसपास, देखिए आसपास का मतलब 98 भी हो सकता है। ठीक है, अब तो ये तो आपके पास रहा कि आपके पास जो टॉपर नंबर 1 आएगा, ठीक है, ये नंबर वन ये ओवरऑल रिजल्ट है। ठीक है, 10th का, ये आपके पास 12th का ओवरऑल रिजल्ट। अब देखिए बच्चों, यहां रिजल्ट आपके पास इस बार सुधरेगा, ये मान के चलिए कि इस बार और सालों के मुकाबले आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा। अब इससे ये हुआ कि आपके कॉपी में जो है, तो और सालों के मुकाबले अगर आपने कॉपी में लिखा है तो आपके पास होने की संभावना या आपके परसेंट बढ़ने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टीचर भी एक इंसान है, उन्हें भी पता है कि बच्चे, ये कोरोना के काल में बच्चे उतने ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे कोविड-19 की वजह से, तो एक आपके पास एक या सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हार्ट में कि बच्चे को क्या थोड़ा लूज मार्किंग हल्की, मतलब ऐसा भी नहीं कि बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है तो देगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए बच्चों को यह घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जल्दीबाजी में रिजल्ट आया। ठीक है, गवर्नमेंट ने, अपने बोर्ड ने अपने हिसाब से काम किया है। ठीक है, तो इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा ही रहना है और सालों के मुकाबले इस साल। ठीक है, क्योंकि टीचर भी इंसान ही है। ठीक है, वो भी समझता है कंडीशन। ठीक है, और कोई भी किसी को, आजकल ये जमाना ऐसा है कि वैसे भी स्टेप मार्किंग होती है, कोई किसी को फेल करना नहीं चाहता। जब बच्चे ने बिल्कुल ही नहीं लिखा होगा तो क्या करेगा टीचर भी। ठीक है, हमारे जमाने में होता था कि टीचर ये समझते थे कि इसके इतने नंबर आ गए तो कहां से काटूं। अब टीचरों का ये है, यानी बोर्ड की पॉलिसी ऐसी है कि अब कहां नंबर दूं। ठीक है, पहले हमारे टाइम में होता था कहां नंबर काटूं, ठीक है, अब होता है कि कहां नंबर दूं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो लिखा है उससे अच्छा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 आने के लिए मैंने कहा बच्चों ये है। अब मेरिट कहां से कहां तक आ सकती है मैं ये बताता हूं। ठीक है, 10th की मेरिट आपके पास, 10th की मेरिट जो है, मेरिट मेरे हिसाब से इस बार 90 आपके पास 4 से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ये मान के चलिए 95 लिख लीजिए। ठीक है, 95 से 98% के बीच में आपके पास 10th की मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों के ये आप इसके बीच जो परसेंटेज आएगी वो मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है, स्टेट में टॉप 10 में हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास 12th की जो मेरिट आएगी, 12th की मेरिट जो आनी है इस बार, मुझे लगता है 12th की मेरिट में 93% से और आपके पास 97% के आसपास, यानी 7.5% के आसपास, यहां अगर जिस बच्चे के भी इस बीच नंबर आने की संभावना है वो अभी से खुशी मनाना स्टार्ट कर ले। ठीक है, मैं अपने अनुभव के आधार पर तो मैं कह रहा हूं कि श्योर है कि आपके पास 93 से और आपके से और 97.5 के बीच में अगर आपके परसेंटेज आ रही है बच्चे, तो आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आप श्योर मान के चलिए। यहां अगर आपके पास ये 12th का रिजल्ट था, ठीक है, ये इतना आपके पास अगर ये आ रहा है तो देखिए, और जिन बच्चों के इनसे कम आ रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये तो रिजल्ट है, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बार मैं आपके पास फिर मैं बता देता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में यानी आपके पास अधिकतम नंबर कितने आ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं मैथ्स की बात करता हूं बच्चों। मैथ्स में फिर मैं कह रहा हूं कि 100 में से 100 नंबर आएंगे। अब किसी न किसी के आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके आ जाएंगे। आपके पास में हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट का मतलब समझना, स्टेट में हाईएस्ट कितने हो सकते हैं। अब देखिए 100 लोग, आपके पास 100 लोगों के 100 भी आ सकते हैं तो वो हाईएस्ट में ही गिना जाएगा। अब फिजिक्स में जो मुझे लगता है, ठीक है,
फिजिक्स में 98 ही आपके पास, यहाँ 98 नंबर जो ले आएगा वही आई थिंक हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, 98 नंबर वाला ही हाईएस्ट रहेगा। और अब 100 नंबर की संभावना मुझे नहीं लग रही है। अभी भी जितना मुझे याद है बोर्ड में 99 हाईएस्ट आए हैं। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड में अभी तक 100 नंबर, जहां तक मुझे याद है 100 नंबर अभी तक किसी बच्चे के नहीं आए हैं। तो आप चलिए, आप 98 कह रहा हूं, या आप मान सकते हैं 99 भी मान लीजिए, चलिए ठीक है। फिर मुझे केमिस्ट्री में लगता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी जो हाईएस्ट आपके पास नंबर जो गेन करेंगे बच्चे, ठीक है, वो भी 98 के ही करेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है, मेरा आकलन है ये। ठीक है, अब जो बायोलॉजी की बात है, ठीक है, अब इसमें मुझे लगता है कि जो हाईएस्ट नंबर आपके पास गेन होगा, ये आपके पास बच्चे का, आपके पास 97 ही मान के चलिए, 96 97 ऐसे ही आपके पास 97 इसके हाईएस्ट हो सकते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, अब देखिए, ये तो मैंने आपका अपना आकलन बताया है। ठीक है, अब हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी का मुझे लगता है हाईएस्ट आपके पास 98, ऐसे इंग्लिश का मुझे लगता है, इंग्लिश का मुझे जो लगता है हाईएस्ट होगा 97 के आसपास। ठीक है, 97 हाईएस्ट नंबर हो सकते हैं ये। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो आपका मैथमेटिक्स से 100 जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिजिक्स से 98 और 99, ठीक है, 99 की भी संभावना काफी कम लगती है। ठीक है, 98 जाएगा। केमिस्ट्री भी ऐसे ही, बायोलॉजी 97, हिंदी 98, इंग्लिश 97। ठीक है, अब देखिए, इसके आधार पर मैंने ये आपके पास गणित लगाई। ठीक है, सभी के तो इतने आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास जिस बच्चे के भी 93 से ऊपर नंबर आ रहे हैं बच्चे, आपको आ जाना है मेरिट में। अब बात कर रहा हूं मैं इंस्पायर अवार्ड की। ठीक है, यहां से एक आप हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी सुविधा कर रखी है, इंस्पायर अवार्ड, यानी पर आपके ईयर आपके पास 85,000 स्कॉलरशिप मिलती है जब वो हायर एजुकेशन करता है तब। ठीक है, अब वो आपके पास परसेंट जा सकता है, ठीक है, 88, ठीक है, 87 से ऊपर ही वाले बच्चे का, ठीक है, 87 से ऊपर परसेंट जिस बच्चे की आएगी उसी को शायद इस बार इंस्पायर अवार्ड के लिए आपको उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, आपको 5 साल तक गवर्नमेंट फ्री देती है, कितना, 85,000 पर एनम। ठीक है, एक साल में 85,000। तो 87 से ऊपर परसेंट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गवर्नमेंट ने उनके लिए काफी सुविधा कर रखी है। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड के लिए, ठीक है, इंस्पायर जो उसको मिलता है स्कॉलरशिप, ठीक है, उसके लिए मोर देन, मेरे हिसाब से 87% से ज्यादा ही चाहिए। ठीक है, मोर देन 87 किसके लिए, इंस्पायर के लिए, इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, अवार्ड नहीं, सॉरी, स्कॉलरशिप। ठीक है, ठीक है, समझ गए, इंस्पायर्ड, आपके इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप के लिए 87 से ऊपर परसेंट चाहिए होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब ये तो हो गया आपके पास बोल्ड के बारे में कितना होगा। देखिए बच्चों, जो आपके पास असफल हो जाते हैं उनको चिंता करने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जीवन है, कभी सफल होंगे, कभी असफल होंगे, कभी ठोकर खाएंगे, कभी गिरेंगे, फिर उठेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे असफल हो गए तो वो अब इस साल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे आपके मिल जाएंगे लोग जो असफल होने के बाद भी बहुत आगे पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फेल शब्द यूज नहीं करता। ठीक है, असफल जो हो जाते हैं, ठीक है, किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए तो असफल हो गए, तो ये तो जीवन का हिस्सा है, सफल होना असफल होना। लेकिन ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाया, तो आपको भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोबारा एडमिशन लीजिए, फिर पढ़ाई करिए। ठीक है, और अगले साल और अच्छे से नंबर लाइए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं 12th वाले बच्चे के लिए कि उस बच्चे को क्या करना चाहिए 12th के बाद। 12th के बाद देखिए, हम कहते हैं कि बैकबोन है। ठीक है, कैरियर का जो होता है बैकबोन कहा जाता है 12th को। तो यहां से बच्चे के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। पहला, आप अपने अपने हिसाब से बच्चे का पहले तो इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपको आर्मी में जाना है, ठीक है, यानी आपको डिफेंस, आर्मी का मतलब यह है कि डिफेंस में कहीं भी जाना है, तो आपके अगर एज हो गई तो आप एज ए सोल्जर भी जा सकते हैं डिफेंस में। ठीक है,
आप डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है, यानी आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक है। एक इसके में जाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। अब देखिए एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स भी इसका टेस्ट कराता है, सोल्जर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आर्मी वाले भी आपके पास इसके फिजिकल और टेस्ट सब होता है। और एक डिफेंस में जैसे आपके पास सीआरपीएफ में जाना है, एसएसबी में जाना है, ठीक है, आईटीबीपी में जाना है, इनके लिए एसएससी कराता है, ठीक है। ये तो आर्मी पूरा ही कराएगा, आर्मी ही कराती है, ठीक है। इसके लिए आप देखिए ये आपके पास एयरफोर्स कराता है, ठीक है। यहां देखिए ये आपके पास एक एसएससी कराता है 10+2 का एसएससी, ठीक है। तो जिन बच्चों की भी उम्र हो गई है, ठीक है, 17.5 से ऊपर, ठीक है, तो वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास, और दूसरा आपके पास है एनडीए, ठीक है। एनडीए में आप अगर मेहनत करें तो आराम से एनडीए से डायरेक्ट आप क्या लेफ्टिनेंट बनेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास बीएससी, ठीक है, आप हायर एजुकेशन की ओर जाए, ठीक है, बीएससी। अब बीएससी भी आपके पास जो हमारे यहाँ यानी उत्तराखंड स्टेट में जो होते हैं नॉर्मल बीएससी होती है, ठीक है। यहां भी आपके पास यानी नॉर्मल बीएससी करें, ठीक है, नॉर्मल करें, ठीक है, या जो हमारे यहां चलती या ऑन्स करें, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों ये उत्तराखंड वालों को है, नजदीक में आपको दिल्ली पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड में बीएससी ऑन्स जहां तक मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। अब फिर आपके पास बहुत सारे बच्चे बीए करेंगे, ठीक है। बीए करने के बाद यहां से सिविल की ओर जाएंगे, ठीक है, और टेस्ट देंगे। अब आपके पास नंबर 5, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करेंगे। नंबर 6 बहुत सारे बच्चे जेई की करेंगे, जेई से आपके पास आईआईटी और एनआईटी में जाने का आपको मौका मिलेगा यहां से। अब जो बच्चे इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं, इस बार कोरोना का तो कोई भरोसा नहीं, यानी इन दोनों की तैयारी करेंगे तो वो आप कहां जाएंगे, ठीक है। वो पहले आपके पास उनको क्या जाना, कोचिंगों में जाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो एक ट्रेंड भी बन गया और जाना भी पड़ेगा ही, ठीक है। तो इनके लिए इस साल थोड़ा सा कोरोना पता नहीं कब तक रहता है, ठीक है, थोड़ा सा समस्या है, लेकिन वो पता करें। लेकिन कभी भी अगर आप नीट और आपके पास जेई की कोचिंग के लिए जाते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे पड़े हैं जो आपको फंसा भी सकते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ पूरी आप उस आपके पास उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लीजिए, ठीक है। आप पूरा पता करिए कि क्या है, अच्छा है, ठीक है, बुरा है, पूरी तैयारी करके जाइए, ठीक है। पूरा उनके बारे में पता करके जाइए। ऐसा नहीं कि आपने नाम देखा कि ये बहुत अच्छा चलता है ये इंस्टीट्यूट, वहीं घुस गए, ठीक है। सबसे देखिए यहां कोई भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वो चलती है फैकल्टी की वजह से, ठीक है। पहले आपने देखना कि फिजिक्स की फैकल्टी में कैसे है, ठीक है, केमिस्ट्री के फैकल्टी में कैसे है, मैथमेटिक्स की फैकल्टी में कैसे है, बायोलॉजी के फैकल्टी में कैसे है, ठीक है। तो आप जो आपको बेस्ट लगेगा उसको उसका चुनाव करिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं तो बहुत पैसे आपके पास पैसे खाली बर्बाद भी हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से बहुत सारे ऑप्शन है बच्चे। अब इतना तो मैं इतना क्या बताऊं आपको, आपको पता ही होगा, ठीक है। यानी आपके पास बीएससी कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। यहां से जो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं वो नर्सिंग कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट जॉब वालों के लिए, जो बच्चे आगे को पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं उनके लिए है डायरेक्ट, ठीक है। एनडीए जो बच्चे आपके पास यानी सेना में, ठीक है, आपके पास ऑफिसर बनने का मौका है। इस एज में अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, 18-19 साल के एज में, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट में। बीएससी उन बच्चों के लिए है जो आगे को पढ़ाई करेंगे, ठीक है, वो आगे को पढ़ाई। बीए जो बच्चे आगे की ओर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो बीए करेंगे, ठीक है। और आपके पास नीट और आपके पास जेई जो बच्चे इंजीनियर और आपके पास क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे उनके लिए है। और इनके अलावा भी काफी ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, ठीक है। नर्सिंग है और माइक्रोबायोलॉजी चल रही है, ठीक है, बीएससी बायोटेक चल रहा है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इन चीजों को आप करने के बाद बच्चों देखिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर किसी को करियर चुनाव में अगर उसके आपके पास बहुत सारे उसको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, उसको कहीं संशय हो रहा है, तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर मैं आपको आपके क्या सुटेबल है, आपका इंटरेस्ट क्या, जो भी करना है। अब यहां से देखिए आप किसी के प्रेशर में कुछ मत करिए,
ठीक है, आप अपने, क्यों, आप बड़े बच्चे हैं, आप अपने हिसाब से करिए कि आपको क्या सूट कर रहा है, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपको जबरदस्ती में जेई के लिए अगर कोई भेज दे, आपको जाना ही नहीं है, आपको मैथमेटिक्स समझ में आनी ही नहीं है, आपको फिजिक्स समझ में आना ही नहीं है, तो खाली वहां पैसा बर्बाद करके क्या करेंगे। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी चीज करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं, वरना नहीं तो। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या मैंने जो अपने इस एरिया में देखी है, 10th के बाद 11th में आने वाले बच्चों की, सबसे पहले उनको तो ये आप समझ में नहीं आता कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, यानी भीड़ चाल में सब्जेक्ट लिए रहते हैं। मेरे दोस्त ने बायोलॉजी ली, मैंने भी बायोलॉजी ले ली। ठीक है, यानी मेरे आपके पास दोस्तों ने मैथमेटिक्स ले ली, मेरे मैथमेटिक्स से कुछ पल्ले पड़ता नहीं, फिर भी मैंने मैथमेटिक्स ले ली। इस चीज से आपके पास 10th से जो 11th में जाएंगे बच्चे, वो बचे हैं। ठीक है, उन सबसे पहले उनने करना है कि आपका इंटरेस्ट किसकी ओर है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट अगर बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी लीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स लीजिए। दोस्त क्या कर रहे हैं उस पर मत जाइए। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपने मान के चले आपने मैथमेटिक्स ले ली, ठीक है, आपके समझ में कुछ आई नहीं, आप 11th में ही फेल हो गए, क्या फायदा। ठीक है, 11th में, आप 12th में आप फेल हो गए, क्योंकि कम से कम आपका सब्जेक्ट का चुनाव इस आधार पर होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, यानी किसी के प्रेशर में मत लीजिए। अगर आपके घर वाले आपको प्रेशर डालते हैं कि नहीं यही लेना है, तो उनको समझाने का प्रयास करिए कि पापा मेरे ये बिल्कुल समझ में नहीं आती, या मेरा इंटरेस्ट यहाँ की ओर नहीं है, अब मुझे बनना है डॉक्टर और आप कह रहे हैं इंजीनियर बनो। आई बात समझ में। तो ये आप अपने ये दोस्तों के चक्कर में, या आप, हमारे यहाँ को मैंने देखा है कि बच्चे क्या भीड़ चाल में चलते हैं। ठीक है, तो भीड़ चाल से दूर रहते हुए अपने इंटरेस्ट के आधार पर लीजिए, और आप क्या कर सकते हैं ये भी लीजिए। और उसके बाद जो बच्चा आपके पास, दोनों हो सकता है ऐसे भी बच्चे हों, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती साइंस लिए बैठे पड़े। आई बात सुन, उनको आर्ट के सब्जेक्ट लेने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट हैं वहां भी। ठीक है, आप वहां सिविक्स से पढ़ेंगे, ठीक है, आप वहां इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, आप वहां ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बच्चों अपने हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम चुनाव का बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप स्ट्रीम का चुनाव करें। यानी आपके पास कौन से, आपके पास साइंस में जाना है, साइंस में मैथमेटिक्स लेनी है, बायोलॉजी लेनी है, तो क्या आपने करना है, तो इसका आप चुनाव बड़े सावधानी से करिएगा। ठीक है, या आर्ट सब्जेक्ट लेना है तो दोस्तों के हिसाब से कभी भी चुनाव मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।